अच्छा, तो हमने अभी तक जितनी भी बात की है वो एचआर का इंट्रोडक्शन किया, हमने डेफिनेशन देखी, हमने उसके फंक्शंस देखे, ड्यूटीज वगैरह देखी, ठीक है, सॉफ्ट हार्ड एचआर, चैलेंजेस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, सर्टिफिकेशंस कौन सी होती हैं, एथिकल मिसकंडक्ट क्या होता है, फिर उसके बाद हमने अभी रिसेंटली वो देखा है, कुछ टर्मिनोलॉजीज देखी, ठीक है। तो ये बेसिकली हम बेस अपनी बना रहे थे, ठीक है। नाउ वी आर स्टार्टिंग द वेरी फर्स्ट फंक्शन ऑफ एचआर, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है। वैसे मैं चाहूंगा आप में से कोई वो प्रोसेस अगर बता दे हमें जो कल हमने पढ़ा था, किसी को याद है प्रोसेस? जब देखी चाहे बता दो। सर प्लानिंग था। सर आवाज आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है, आप बोलें। सर प्लानिंग था, रिक्रूटमेंट था, सिलेक्शन था, उसके बाद फिर ओरिएंटेशन, फिर ट्रेनिंग, उसके बाद फिर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स, करियर डेवलपमेंट। सर मैंने बताया है, जी आपने बिल्कुल सुना है? बिल्कुल, वो असल में बीच में ही पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं साथ साथ ना, तो मैं जी उनको सर। एडमिट करने भी लगा था। बिल्कुल ठीक, कि वी स्टार्ट फ्रॉम एच। यार ये एक ही बार आ जाया करो। अच्छा, तो बिल्कुल सही कि हम स्टार्ट करते हैं एचआर प्लानिंग से, ठीक है। और उसके बाद हम रिक्रूटमेंट की तरफ मूव करते हैं, देन सिलेक्शन आती है, फिर ओरिएंटेशन आती है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है जिसको टीएनडी कहते हैं, ठीक है। फिर उनकी परफॉर्मेंस असेसमेंट या परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, उनकी कंपनसेशन है, और आखिर में करियर डेवलपमेंट है, ठीक है। आज हम फर्स्ट फंक्शन को देख रहे हैं, फिर इसी तरह ऑब्वियसली हम सेकंड को देखेंगे, तीसरे को, इस तरह करते करते हम तमाम एचआर के फंक्शंस को देख के फिर इंशाल्लाह आगे जाके उसको और कुछ सेशंस ऐड करेंगे। एचआर प्लानिंग बेसिकली क्या होती है, ठीक है, इसको पहले मैं आसान से लफ्जों में आपको डिलीवर करता हूँ। देखो, जैसे हमारे घर में अगर मुख्तलिफ चीजें होती हैं, ठीक है, वो खाने पीने की हो या वो यार प्लीज पहले 5 मिनट के अंदर अंदर ज्वाइन कर लिया करो यार, फिर पता है कि वो एक मोमेंटम बना हुआ होता है, फिर टूट जाता है बार बार वो। अ, जैसे हमारे घर में अगर कुछ चीजें हैं, ठीक है, और हमें मजीद चीजों की कुछ जरूरत है, ठीक है, वो खत्म हो गई या जो भी है या मजीद चाहिए, ठीक है, तो हम दो चीजें कर रहे होते हैं। एक ये कि हमारे पास ऑलरेडी कितनी मौजूद है, और दूसरी हमें कितने की जरूरत है, ठीक है। ऐसे ही होता है डिमांड सप्लाई वाला जो कॉन्सेप्ट है, सिंपल। एचआर प्लानिंग बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सिर्फ इसमें एक फर्क है, हम चीजों को नहीं एनालाइज करेंगे, हम लोगों को एनालाइज करेंगे, ठीक है, कि ऑलरेडी मेरे पास कितने लोग मौजूद हैं, वो जिस जिस भी डिपार्टमेंट में है, और मुझे आने वाले वक्तों में या अभी कितनों की जरूरत है, ठीक है। इसको हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है, ये सिंपलेस्ट इसकी डेफिनेशन हुई, ठीक है। अगर हम इसको वर्ड बाय वर्ड वैसे देख भी लें कि इट इज द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग एंड आइडेंटिफाइंग। हम क्या कर रहे हैं? एनालाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं द नीड फॉर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। नीड से मुराद क्या है? कितनों की जरूरत है और किन की जरूरत है, और अवेलेबिलिटी से मुराद क्या है कि कितने मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं। कुछ आईटी में लोग होंगे, कुछ एचआर में, कुछ मार्केटिंग में, कुछ फाइनेंस में, कोई प्रोक्योरमेंट में, कोई एडमिन में, कोई ठीक है, कोई सप्लाई चेन में। तो दो चीजों का वही बात है, एनालाइज करना, कितनों की जरूरत है, ठीक है, और किस किस डिपार्टमेंट में, और कितने मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, so that the organization can meet its objectives, so that organizational objectives can be achieved, ठीक है। ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो भी ऑब्जेक्टिव है, जैसे हमने कल डिस्कस किया, प्रॉफिट मेकिंग है, रेवेन्यू जनरेशन है, सोशल वेलफेयर है, वट, ठीक है, हर चीज को अचीव करने के लिए आपको रिसोर्स तो चाहिए, लोग, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स। हम फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात नहीं कर रहे, वो तो ऑब्वियसली आपको चाहिए ही सही, फाइनेंस का उसमें बहुत ज्यादा दखल होता है। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। तो ये होगी एचआर प्लानिंग, ठीक है। ये समझ आया आपको? बहुत सिंपलेस्ट कॉन्सेप्ट है, जरूरत कितनों की है और ऑलरेडी अवेलेबल कितने, इस पूरे प्रोसेस को एनालाइज करना इज कॉल्ड एचआर प्लानिंग, ठीक है। इसका जो पर्पस होगा एचआर प्लानिंग का, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का, वो वही है जो कल हमने एक स्लोगन पढ़ा था, ठीक है,
स्लोगन क्या था वैसे कल जो हमने डिस्कस किया था? सामने लिखा भी है इनफैक्ट। So right people सर of right skill at right time and at right place. गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही। ये भूलना नहीं है, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इससे पता चलता है कि बंदा एचआर पढ़ रहा है, ठीक है, या वो एचआर कैरियर ऑप्ट कर रहा है। राइट मैं पर्सन, कैरियर से मैं आ रही हूँ। राइट पर आप सना कुछ इधर कह रही है या घर में कुछ कह रही है? सॉरी सर। ठीक है, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। ये ऑब्वियसली ऑनलाइन सेशन में ये तो चलता रहता है, ठीक है, तो कोई इशू नहीं है। मेरे यहाँ पे भी आपको इस तरह की कभी कभार आवाजें आएंगी तो परेशान नहीं हो जाना आप लोगों ने। तो राइट पर्सन विद द राइट स्किल्स एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, ठीक है, वही स्लोगन। प्लानिंग का मकसद यही है कि हम ऐसे बंदों को लेके आए जिनके अंदर एक राइट स्किल सेट हो, राइट नॉलेज हो, उस पोजीशन के लिए वो बेस्ट फिट हो, ठीक है, और राइट जगह पे उनको लगाया जाए और राइट टाइम पे, तभी हमारा मकसद सर्व होगा, ठीक है। वही बात है, मसले तब आते हैं जब हम, जैसे मैंने कल आपको एक मूवी से एग्जांपल दी कि जब गलत पोजीशन पे कोई और बंदा लगा दिया जाए, ठीक है, या पोजीशन ठीक हो लेकिन गलत बंदा प्लेस कर दिया जाए, ठीक है, जिसके पास राइट स्किल सेट ना हो, तो इश्यूज आते हैं, ठीक है। तो ये उसका प्राइमरी पर्पस हो गया एचआर प्लानिंग का। इस प्रोसेस को थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है तो इजी, लेकिन ऑब्वियसली इट्स अ प्रोसेस, तो ये थोड़ा सा समझना जरूरी है। इसको कहते हैं एचआर प्लानिंग का प्रोसेस, ठीक है। देखो, सबसे ऊपर क्या है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है, जैसे मैंने कहा, रेवेन्यू जनरेट करना, प्रॉफिट कमाना, लोगों की वेलफेयर करना, जो भी है वो उनका अपना एक मिशन होता है, विजन होता है, ठीक है। वो ऊपर आ गया। फिर नीचे दो चीजें हैं, एक है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को स्कैन करना, और उसके पैरेलल है असेस करना इंटरनल वर्कफोर्स को। कोई मुझे बता सकता है, आपने शायद मैनेजमेंट में एक एनालिसिस पढ़ा हो, पेस्टल एनालिसिस पढ़ा है आप लोगों ने? पेस्ट या पेस्टल एनालिसिस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के लिए यूज होता है। मतलब ना समझू या हाँ समझू, कुछ तो बताया करो यार। सर असल में पढ़ा है, कुछ जहन में आ रहा है, लेकिन ये है कि वो उसकी याद नहीं है हमें कि मतलब सुना तो हुआ है ना, पेस्ट या सुना पेस्टल हुआ है एनालिसिस? सर जी। सुना हुआ, बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, चलो अच्छी बात है। वही बात है ना, मैंने कल भी कहा था कि सम टाइम हम वो फॉर द टाइम बीइंग पढ़ते हैं, जैसे वो था कि वो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस, ये भी इसी तरह है। बस कोशिश करो चीजों को ऐसे अंडरस्टैंड करो कि वो आपको याद ना करनी पड़े, बल्कि याद रहें, ठीक है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को स्कैन करने से मुराद क्या है, ठीक है। देखो, एक कंपनी का अंदर का माहौल होता है, एनवायरनमेंट होता है, जिसको हम इंटरनल एनवायरनमेंट कहते हैं। मैं भी उसकी बात नहीं कर रहा, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द एनवायरनमेंट विच इज आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ अ सिंगल फर्म या सिंगल कंपनी, ठीक है। आपको बाहर का जो माहौल होता है ना, वो हमेशा दो चीजें देता है, या तो वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी साबित होता है, या वो आपके लिए एक थ्रेट साबित होता है, ठीक है। इधर इट सर्व्स यू एज एन अपॉर्चुनिटी, और इधर इट थ्रेटन्स यू, या आपको थ्रेट देता है। मिसाल दे रहा हूँ, कोविड-19 से एग्जांपल ले लो, ठीक है, बेतहाशा इसकी एग्जांपल है। पेस्टल पूरा यही है, या तो पेस्टल अपॉर्चुनिटी बन जाता है या तो वो थ्रेट बन जाता है, लेकिन हम कोविड-19 की एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे अभी रिसेंटली क्या हुआ, आप लोगों ने देखा होगा, कुछ स्कूल्स ने क्या किया है कि उन्होंने अपने लोगों से मास्क बनाए हैं, और वो अपने बच्चों के लिए ऑब्वियसली मैंडेटरी करेंगे कि आपने मास्क वाला ही पहन के आना है। जैसे वो कॉपीज पे अपना लोगो वो कर देते हैं, छाप देते हैं, और कहते हैं कि आपने हमारे लोगो वाली कॉपीज लेनी है, हालांकि वो बड़ी महंगी होती है एज कम्पेयर टू अदर कॉपीज। ये भी एक बिजनेस है, रेवेन्यू जनरेट करने का तरीका है। लेकिन कहने का मकसद क्या है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है उनके लिए, उनको इस माहौल में एक अपॉर्चुनिटी दिखी कि पहले वो मास्क नहीं बना रहे थे, वो टाइयां बना रहे थे, बैचेस बना रहे थे, पैंट शर्ट यूनिफॉर्म बना रहे थे, ठीक है, सॉक्स भी कुछ अपनी करवा देते हैं, ठीक है, तो कैप्स भी होती हैं, ठीक है, तो कॉपीज होती हैं, जो कवर होता है कॉपी के ऊपर। लेकिन उनको एक नई अपॉर्चुनिटी नजर आई, यार मास्क भी बनवाते हैं, उससे क्या होगा कि हम अपने स्टूडेंट खरीदेंगे और हमें फायदा होगा। इट मींस इट सर्व्स एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ बिजनेस, एज आप बिजनेस के स्टूडेंट, सो एमकॉम भी एक बिजनेस की डोमेन है, तो आपको ये भी थोड़े से आइडियाज पता होने चाहिए कि कौन कौन सा बिजनेस हम कर सकते हैं, कौन सा नहीं। अनफॉर्चुनेटली हम सारी नौकरी की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, विल पावर है, आइडियाज हैं, तो कोशिश करो कि लोगों को नौकरियां दो, ठीक है। अच्छा, तो ये एक अपॉर्चुनिटी होगी, ठीक है। फिर इसी तरह थ्रेट भी हो सकता है ये कोविड-19। मिसाल के तौर पे आप फिजिकल ऑपरेशंस करते हो, ठीक है, जो भी आपकी दुकान है या छोटा छोटा मोटा कारखाना है, बिजनेस है, ठीक है।
अगर लॉकडाउन हो जाता है तो और गवर्नमेंट कहती है आपने नहीं निकलना तो आप नहीं निकल सकोगे ऑब्वियसली, ठीक है। तो इट मींस कि वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आपके लिए या तो थ्रेट साबित होता है या अपॉर्चुनिटी साबित होता है, ठीक है। आप फिर इनके अकॉर्डिंगली देखते हो कि आप पैरेलल में ये देखते हो कि इंटरनल वर्कफोर्स को असेस करते हो। इसका मतलब ये इंटरनल है, मेरे पास ऑलरेडी कितनी जॉब्स अवेलेबल हैं, जो मतलब ऑलरेडी जिस पे लोग भर्ती हुए हैं, ठीक है। मार्केटिंग में कितने बंदे हैं, एचआर में कितने हैं, फाइनेंस, आईटी, प्रोक्योरमेंट में कितने लोग हैं, ठीक है, कितनी डेजिग्नेशंस हैं, कितने लोग कितने लोगों को रिपोर्ट कर रहे हैं, वो सारा आप एनालाइज कर रहे हो। हमने कहा ना, हम ये देखते हैं कितनों की जरूरत है, हम ये देखते हैं कि अवेलेबल कितने हैं। तो हमने देखा अपॉर्चुनिटी थ्रेट है माहौल में या नहीं, और साथ में हमने इंटरनल वर्कफोर्स को एसेस कर लिया। फिर उसके बाद आ जाती है फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग से मुराद क्या होता है कि आप प्रिडिक्ट करते हो, आप फ्यूचर का सोच रहे होते हो कि यार उसके मुख्तलिफ तरीके कार होते हैं। आप 4-5 एक्सपर्ट्स को बुला सकते हो और उन्हें कह सकते हो कि यार आप अपनी ओपिनियन दो कि हम आने वाले वक्तों में हमें कितनी पोजीशंस पे लोगों को हायर करना चाहिए ताकि बजट भी इफेक्ट ना हो और हमारा काम भी चलने लग जाए। आप एक्सपर्ट ओपिनियन कर सकते हो, आप डेल्फी टेक्निक कर सकते हो, आप ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह राय लेके लोगों की आप ये एनालाइज कर सकते हो कि हाउ मच वी नीड एम्प्लॉयज एंड हाउ मच वी आर करंटली अवेलेबल, ठीक। देन देयर कम्स के अगेन दो ऑप्शंस हैं फोरकास्टिंग की। तो हमें पता चला नीड फॉर पीपल कितनी है और पीपल अवेलेबल कितने हैं। मींस मिसाल के तौर पे हम ये एनालाइज करते हैं आफ्टर ब्रेनस्टॉर्मिंग, आफ्टर एक्सपर्ट्स ओपिनियन, आफ्टर दीस सेशंस, फोरकास्टिंग मेथड्स, कि यार हमें 4 और लोगों की जरूरत है, ठीक है। कह लेते हैं मिसाल के तौर पे एक एचआर में चाहिए, एक फाइनेंस में बंदा चाहिए, एक आईटी में चाहिए, या 2 आईटी में चाहिए और एक एचआर एक फाइनेंस में चाहिए, बाकी सारे ठीक है। और सर्वे पीपल अवेलेबल ये देख लेते हैं कि ऑलरेडी आईटी में कितने लोग हैं, ऑलरेडी एचआर में कितने लोग हैं, ऑलरेडी फाइनेंस में कितने लोग हैं, ठीक है। उसके बाद हम स्ट्रेटजीज को फॉर्मुलेट करते हैं। वो क्या स्ट्रेटजीज होती है मैं बताता हूँ। इज दिस प्रोसेस क्लियर टू यू? बड़ा आसान सा है, ठीक है। वही बात है, चेक करना कि कितने अवेलेबल हैं और कितनों की जरूरत है, और उसके बाद डिसीजन करना कि कैसे लोगों को लेके आना है या कैसे लोगों को निकालना है। इज द प्रोसेस अंडरस्टैंड? क्या इसमें कोई मसला तो नहीं है आपको? नो सर, क्लियर है। ठीक है, गुड। अच्छा, अब द क्वेश्चन अराइजेस, मुझे ये बताना आप लोग, मिसाल के तौर पे हमने ये प्रोसेस किया एचआर प्लानिंग का। अब देखो दो ही सूरतें हैं, या तो हमारे पास सरप्लस होगा। सरप्लस किस सूरत में होता है? क्या ऑलरेडी ज्यादा लोगों का होना कंपनी के अंदर और मजीद जरूरत ना होना, बल्कि जो है उनको भी उसमें से कुछ को निकाल देना, इसको कहते हैं सरप्लस, इजाफा। और एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि हमारे पास डेफिसिट हो, शॉर्टेज हो, यानी कि हमें जरूरत बहुत लोगों की है लेकिन हम अभी अंडर स्टाफ हैं, यानी कि हमने कम लोगों को भर्ती किया हुआ है, हमें मजीद लोगों की जरूरत है। ऐसे ही होगा ना, या तो ज्यादा लोग भर्ती किए हुए होंगे हमने ऑलरेडी जरूरत से ज्यादा, या तो हमने जरूरत से कम किए हुए होंगे। हाँ, बहुत कम होगा कि शायद हमारी उतनी ही नीड हो, मतलब जितनी जरूरत है उतनी ही हो, फिर तो ठीक है, फिर तो बैलेंस है। लेकिन देयर कम्स टू ऑप्शंस कि हमें सरप्लस में क्या करना चाहिए, ज्यादा लोग भर्ती हुए हुए हों तो हमें क्या क्या करना चाहिए ताकि हम बैलेंस अप्रोच पे चले जाएं, या कम लोग हमारे पास भर्ती हों तो अब हमें क्या ऐसा करना चाहिए ताकि हम मजीद पोजीशंस को फिल कर सकें। तो ये क्वेश्चन मैं आपकी तरफ करता हूं। पहले हम सरप्लस को डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपकी कंपनी, हमारी वही बात है 20 लोगों की कंपनी, हम मार्कर्स बनाते हैं और आपको लगता है कि हमारे पास बहुत ज्यादा स्टाफ है, हर डिपार्टमेंट में भर्ती अननेसेसरी हुई हुई है, आप क्या करोगे? किस किस पॉसिबल ऑप्शन पे जा सकते हो आप? बारी बारी बता दो। सर हम कट डाउन कर सकते हैं अपने एम्प्लॉइज को, हम निकाल सकते हैं जॉब से। अच्छा महात, एक चीज ध्यान में रखना, डायरेक्ट कट डाउन पे नहीं जाना। कल हमने बड़ा इसको डिटेल में डिस्कस किया था कि डायरेक्ट कट डाउन पे जाओगे तो क्या होगा सर मोरल गिर जाएगा अपने दूसरे एम्प्लॉइज का। दूसरों वेरी गुड, दूसरे एम्प्लॉयज का मोरल भी गिरेगा और नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ भी बड़ी जल्दी जनरेट हो जाएगा कि ये तो वो लोग हैं जो बड़ी जल्दी निकाल देते हैं। तो हमने सोच समझ के फैसले, मैंने कल कासिम से भी यही बात की कि फैसला बड़ा सोच समझ के करना है, इसमें आपके पास गलती की गुंजाइश बहुत कम है। हाँ, ये ऑप्शन बिल्कुल वैलिड है, निकालेंगे हम, लेकिन तरीके से निकालेंगे, ठीक है। यस सर। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तो हम बिगनिंग है ना, तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हमें चीजें समझ आना शुरू हो जाएंगी। और क्या ऑप्शन हो सकता है?
जी कासिम। सर पहले ये है कि हम तो पहले एनालिसिस उसके जो है ना करेंगे कि हमारे पास जितने एम्प्लॉयज़ हैं उनका किस डिपार्टमेंट में किस एम्प्लॉय के पास कितना लोड है, ठीक है। क्या उसके पास वो चीज़ कम है या नहीं है, तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि हर डिपार्टमेंट में कितने लोगों की एक्सेस है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो है ना उसको अगर जो है ना डिसाइड ये उससे एक तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि अगर जो है ना ज़रूरी तो नहीं है कि सारे डिपार्टमेंट में जो है ना एक्सेस हो, बिल्कुल इसमें सही। कुछ ऐसे भी डिपार्टमेंट होंगे जिसके पास शॉर्टेज हो, तो हम उसकी गुड। स्विचिंग भी कर सकते हैं। एक ये चीज़ कर सकते हैं कि रोटेशन करें या स्विचिंग कर दें, जहाँ एक्सीलेंट, पे वेरी एक्सेस गुड, है वहाँ से वेरी गुड। उठा के दूसरी जगह पे रख दें। शाबाश। मैं एक सेकंड कासिम आपको यहाँ पे रोकूंगा। जी। ये कासिम ने बड़ा वैलिड आर्गुमेंट जवाब दिया है कि अगर तो ऐसी, क्योंकि assumptions तो हम ले सकते हैं ना अभी, कि अगर हमारी कंपनी में 5 डिपार्टमेंट्स है, मिसाल ले रहा हूँ, या इवन 5 ब्रांचेस हैं उसकी, अगर एक में सरप्लस ज्यादा है और कहीं शॉर्टेज है, तो हम सरप्लस वाले कुछ एक ब्रांच के या एक डिपार्टमेंट के लोग दूसरी जगह भेज सकते हैं अगर वहां कमी है। तो हमें बाहर से बंदा हायर करने की जरूरत नहीं है, कंपनी के अंदर ही वो मामला तय हो गया। तो ये बिल्कुल ठीक, ये एक असम्पशन है कि जहां हमारे पास शॉर्टेज हो। लेकिन अगर हमारे पास ऑलरेडी बड़ा सरप्लस है, कहीं पे भी गुंजाइश नहीं है कमी की, तो फिर हम क्या करेंगे? सर हम जो हमारे जो एम्प्लॉयज हैं, हम उनका इंटरेस्ट देखते हैं कि आप किस डिपार्टमेंट में इंटरेस्ट लेके आप अपना काम ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। जैसे कि कुछ हम अपॉइंटमेंट कर लेते हैं लेकिन वो एम्प्लॉयज वहाँ पर सेटिस्फाइड, जैसे सेल्स में या सर ये फाइनेंस में होता है, तो एक ये भी उनका सेकंड मतलब इंटरेस्ट पूछ कासिम, के तो मैं हम। कासिम आता हूँ। नहीं सना, वो आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि जो जहाँ उसका इंटरेस्ट होगा वहां प्लेस करेंगे, लेकिन फिर भी मिसाल दे रहा हूँ कि आप अवर स्टाफ हो, आपके पास स्टाफ बहुत ज्यादा है, तो हम क्या क्या ऑप्शन कर सकते हैं? वो महाद ने कहा निकालेंगे, निकालेंगे तो सही, लेकिन हम तरीके से निकालेंगे ना। तो हम, आप बीइंग सर एचआर उस मैनेजर, आप ऐसे क्या स्टेप लोगी ताकि आपका वर्ड ऑफ माउथ भी कायम रहे, लोगों का मोराल भी ना गिरे, और वो मसला भी हल हो जाए? सना के सर बाद में उनको विदाउट पे हमजा वो की तरफ लीव्स आता भी हूँ। दे सकते हैं कुछ मंथ्स की। एक्सीलेंट, छा गया लड़के। ये कौन था, उजैर है? जी सर। बिल्कुल सही। देखो, और इवन मैं बताऊं, कोविड-19 में बहुत सारी कंपनीज ने ये स्टेप किया है। जी आल्दो सर ऐसा ही हुआ। आल्दो एम्प्लॉय का मोराल डाउन होता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसे एक उम्मीद भी बरकरार रहती है कि यार मुझे इन लोगों ने जी अनपेड लीव्स पे भेजा है, मुझे फुली निकाला नहीं है। उसे होगा क्या, कंपनी के पास एक क्वेश्चन होगा एम्प्लॉय के पास भी कि यार जब हालात ठीक होंगे हम आपको वापस बुला लेंगे। ठीक है, तो अभी कंपनी ऑलरेडी जी बुरी सर, हालात। क्योंकि कंपनी की सिचुएशन भी एम्प्लॉयज के सामने होती है, क्योंकि वो डाउन चल रही होती है, बिल्कुल काम सही बिल्कुल नहीं हो सही। रहा, तो इसलिए एक्सीलेंट, वेरी गुड। वो ये बहुत बहुत थोड़ा सा। वैलिड वैलिड पॉइंट आपने कहा है, और मुझे तो दिल कर रहा है आपको +1 दे दूं। +1 बल्कि आपको मैंने दे दी है, ठीक है, ये आपका ऐड हो गया थैंक यू मार्क्स में। सर। ठीक है, ये बहुत ही आपने अच्छी स्ट्रेटजी बताई है। तो हम, मुझे जो इस तरह के पॉइंट्स अच्छे लगेंगे मैं उस पर बोनस भी अवार्ड करता हूँ। अच्छा, तो ये बिल्कुल ठीक कि आप एक तरफ एम्प्लॉय को निकालना भी नहीं चाह रहे और एक तरफ आप अपने गुडविल और रेप्यूट को भी खराब नहीं करना चाह रहे, तो यू गो फॉर अनपेड लीव्स, कि जब हालात ठीक होंगे हम आपको बुला लेंगे, अभी फॉर द टाइम बीइंग आप हमारी सिचुएशन को समझो, आपको हम थोड़ी दिनों के लिए अनपेड लीव्स पे भेज रहे हैं। ठीक है, तो ये ठीक है, एम्प्लॉय कभी भी खुश नहीं होगा, लेकिन वो ये भी तो जानता है ना, यार हालात ठीक नहीं है, इन्होंने मुझे पक्का तो नहीं निकाला ना, अल्लाह करेगा हालात ठीक होंगे और वापस बुला लेंगे, तो ये बड़े एक अच्छी ऑप्शन है। और दूसरा मैं चाहूंगा सना, ये आप नाम नोट कर लो उजैर का, बाजू का भूल भी जाता है ना, तो ये -1 वाला इसका नाम ऐड कर लो, फिर जब मैं मार्क्स वगैरह लिखूंगा बनाऊंगा तो उसमें मैं उजैर का 1 नंबर ऐड कर लूंगा। इसी तरह आगे भी जो भी पार्टिसिपेट करता रहेगा मैं उनका ऐड करता रहूंगा। जी हमजा। ओके सर। अच्छा सर, बाकी जो तो डिस्कशन किया वो तो एक साइड पे, लेकिन अगर हमारे पास ये ऑप्शन है कि हमने उसको निकालना ही निकालना है, हम्म। तो उसमें ये है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं जुड़ा हूँ तो उसमें हमारी ये स्ट्रेटेजी होती है इस कंडीशन में कि हम 3 मंथ्स की उसको सैलरी दे देते हैं एडवांस में। लाइक अगर हम उसको निकाल रहे हैं तो उसके साथ साथ हम 3 मंथ्स की सैलरी उसको देते हैं, ताकि वो इस 3 मंथ्स में जो है वो फर्दर अपनी जो है वो कहीं और अगर जॉब करना चाह रहा है, वो डेफिनेटली उसने तो जॉब ढूंढनी है, तो वो 3 मंथ्स जो है ना वो उसमें कवर हो जाए, वो इन 3 मंथ्स में वो ढूंढ सकता है। बिल्कुल तो ये सही, एक ये पर्सनल गोल्डन है, एक्सपीरियंस जो है वो बिल्कुल सही, वेरी मैंने गुड। शेयर गोल्डन किया अपने हैंडशेक की ऑर्गेनाइजेशन। वजह से जो है ना वो कर सकते हैं शाबाश। कि गोल्डन हैंडशेक दे दें। हाँ शाबाश शाबाश। ये दोनों में ऑप्शंस को डिस्कस कर लेता हूँ। हमजा ने भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है। उसमें दो चीजें हैं,
एक चीज ये होती है कि आप 3 माह की सैलरी भी दे सकते हो ताकि वो खुशबाश वहां से छोड़े, और ऑब्वियसली वो कहीं पे भी जाएगा तो एक पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ लेके जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज ये भी होती है, सम टाइम आप उसको 3 माह के लिए मजीद रख लेते हो, लेकिन उसे नोटिस दे देते हो कि यार 3 माह के अंदर कोशिश करो आप कोई और जॉब ढूंढ लो, ताकि उसको वो जो 3 माह का गैप है ना, ठीक है, जिसमें उसने जॉब हंटिंग करनी है, 3 माह वैसे जॉब हंटिंग के लिए काफी भी होते हैं अगर तो वो उसका एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस बन गया है, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हो कि आप या तो उसको एडवांस में 3 माह की सैलरी दे के अभी रिलीज कर दो, या फिर उसको 3 माह रखते हो और नोटिस पहले दे देते हो कि आप कोशिश करो 3 माह के अंदर अंदर अपनी जॉब सर्च करो। इसमें ये हमजा का भी एक पॉइंट ऐड कर लो सना। इसमें एक और चीज मैं ऐड करूंगा, आप आजकल एक एचआर में नया कॉन्सेप्ट आया आउट प्लेसमेंट सर्विसेज का, ये किसी को पता है ये क्या है? आउट प्लेसमेंट सर्विसेज? नो सर। चले कोई, मैं बता देता हूँ। ये होता ये है कि आप अगर किसी को निकाल रहे हो ना, तो ठीक है, आप उसको वो तो नहीं कर सकते, सैलरी नहीं दे सकते, या आप उसको मजीद काम पे नहीं रख सकते। आप करते क्या हो, आप उसको सीवी राइटिंग, इंटरव्यू टिप्स, जॉब सर्च पोर्टल्स या आगे कहीं रेफर कर देते हो, ताकि आपके तो चलो माली हालात खराब थे या जो भी था, लेकिन आप उसको फर्दर फैसिलिटेट करते हो कहीं और जॉब लगवाने में। मैं ये तो नहीं कहता कि 100% जॉब लगवा देते हो, लेकिन आप अपनी तरफ से कोशिश जरूर करते हो। तो ये एक बड़ा अच्छा जेस्चर है यार, मतलब कंपनीज अगर ऐसे सोचने लग जाएं, और कुछ कंपनी ऐसे करती भी हैं, तो ये एक बहुत बड़ा मतलब इनिशिएटिव है, बहुत बड़ा स्टेप है कि आप किसी की हेल्प कर रहे हो उसको जॉब आगे लगवाने में, ठीक है। तो ये भी कुछ कंपनीज करती हैं। तो वही बात है माद वाली जो उसने कहा था कि अगर आप निकाल रहे हो तो लेकिन साथ में एक सॉफ्ट कॉर्नर भी उसके साथ रख लो कि आपको हम इस पूरे जॉब हंटिंग में कहीं ना कहीं फैसिलिटेट करेंगे, और अल्लाह करेगा कहीं ना कहीं जॉब लग जाएगी, ठीक। तो ये भी कर सकते हो। बाकी कासिम का भी पॉइंट वैलिड था कि आप अर्ली रिटायरमेंट भी ऑफर कर सकते हो, गोल्डन हैंडशेक जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसमें होता क्या है कि आप ये कहते हो कि यार बजाय इसके को आप उसको मंथली सैलरीज देते रहो, आप अर्ली रिटायरमेंट ऑफर कर देते हो कि हम आप अर्ली रिटायरमेंट ले लो, हम आपको बेनिफिट्स अभी दे देते हैं, ठीक है। क्योंकि आपके पास मजीद गुंजाइश नहीं है लोगों को सैलरीज देने की। आप कहते हो एक ही बार चलो उसको दे दो, एटलीस्ट उसकी सैलरी से एक्सपेंस बचता रहेगा, ठीक है। तो ऑफर अर्ली रिटायरमेंट हो गई, 3 मंथ्स नोटिस पीरियड हो गया या 3 मंथ एडवांस सैलरी हो गई, आउट प्लेसमेंट सर्विसेज हो गई, और अनपेड लीव्स वाला पॉइंट हो गया जो जैद ने कहा था। इसके अलावा क्या हो सकता है? अच्छा सर, ये एक बात ये है जी जी। सर, ये जो कह रहे हैं ना, मतलब कि उसको अगर हम रिटायरमेंट दे देते हैं और उसको वो उसमें भी तो उसको काफ़ी पेमेंट करनी पड़ेगी ना उससे। ये है कि अगर इतनी माली हालत ठीक हो कंपनी की तो वो उनको निकाले ही क्यों? ये बिल्कुल आपका वैलिड पॉइंट है, लेकिन उज़ैर उसमें ये है ना कि अगर अर्ली रिटायरमेंट हम दे रहे हैं, तो एटलीस्ट मिसाल के तौर पे अगर मैं उसको 6 महीने बाद अर्ली रिटायरमेंट देता हूँ या साल बाद, एक बात कर रहा हूँ, तो वो 6 महीने की तनख्वाह या साल की तनख्वाह तो मेरे जिम्मे पड़ी है ना। तो बेहतर नहीं है कि अभी उसको मतलब अर्ली रिटायरमेंट दे दी जाए, वो मेरी 6 महीने की साल की तनख्वाह बच जाएगी इन लॉन्गर टर्म। जी वो तो है, लेकिन मतलब अभी करंट तो कंपनी की सिचुएशन डाउन चल रही है ना। नहीं वो बात ठीक है, लेकिन तो देखो एक चीज बताऊं, आप कभी भी इमरजेंसी प्लानिंग नहीं करते। ये एचआर जी प्लानिंग हम फ्यूचर की कर रहे हैं अभी से, इन फ्यूचर को फोरकास्ट करते हुए हम कर रहे हैं। आ रही समझ? जी जी हम ये देख रहे हैं कि हम अभी करंटली कहाँ पे हैं और आने वाले वक्त में आप क्या क्या हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि 100% आप एक्यूरेट फोरकास्टिंग करते हो, लेकिन आपको ये चीज जरूर समझ आ रही होती है कि यार आप ये देखते हो मिसाल के तौर पे कि यार ये बंदा हम पे अब बोझ बनने लग गया है, या ये बर्डन हो रहा है हम पे, तो इसको अर्ली रिटायरमेंट दे दो ताकि अभी ये फारिग हो जाए, ताकि हमें इसकी 6 माह या साल की तनख्वाह हमें मजीद ना देनी पड़े, ठीक है। जी जी, वो तो तो है, जब बोझ हाँ बन रहा हो तब तो ये हो हाँ, सकता है। उस केस में हम देखो एचआर प्लानिंग सर एक चीज ऐड। प्रोएक्टिव प्रोएक्टिव प्लानिंग का नाम है। जो कभी जी कभी जी इमरजेंसी सिचुएशंस आती है ना, जैसे कोविड आ गया ये वो, फिर आपको ठीक है जी आपको फ्लेक्सिबल प्लानिंग करनी पड़ती है, लेकिन हम नॉर्मल सर्कमस्टांसेस की बात कर रहे हैं। जी ठीक है। अभी बीच सर में कोई अगर हमने जी सर। एम्प्लॉयज को अगर निकालना ही है तो मैनेजेरियल लेवल पर निकालें, ताकि जो हमारे छोटे जिनकी सैलरी बहुत कम है, जैसे आपने कल भी बताया था, हाँ हाँ तो इससे ये होगा कि हम एक एम्प्लॉय को निकालेंगे बजाय इसके कि हम छोटे स्टाफ में से 15 लोगों को निकालें।
बिल्कुल ऐसी है, लेकिन सर ना असल में बात ये है ना, हर एक की सोच ऐसी होती नहीं है। वो बड़ी मछली को कोई हाथ डालता नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, वो बड़ी मछली जी को, सर, ऐसा होता तो है। अगर वो बड़ी मछली को हाथ डालेगा तो क्या पता वो खुद भी बाहर निकल जाए, मतलब ना। सर एक चीज ऐड करना चाहूंगा इसमें। जी आकाश। सर जो कासिम ने बात की गोल्डन हैंडशेक की, हाँ वो हाँ वो सर सूटेबल, वो सूटेबल हायर क्लास जो ऑफिसर हैं उन्हीं के लिए रहेगी, क्योंकि अगर एक बंदे की हाँ 4 से 6 लाख या 8 लाख सैलरी है तो उसे 6 महीने और रखने से वो उसकी कॉस्ट जो है वो, हम अगर उसे गोल्डन हैंडशेक, लेकिन छोटे एम्प्लॉयज हैं उनके लिए उजैर वाली जो अप्रोच है जो हाँ, अनपेड लीव्स की है, बिल्कुल ऐसे ही है, तो वो ज्यादा सूटेबल होती है सर। बिल्कुल ऐसे ही। देखो इट लेकिन डिपेंड्स ऑन। इसमें ये है हाँ कि, जी जी इसमें बोलिए। सर ये है कि अगर तो हम एचआर को देखना पड़ेगा, अगर तो हम कॉस्ट कंट्रोल को देख रहे हैं तो फिर तो हम गोल्डन हैंडशेक की तरफ जाएंगे। हम्म लेकिन अगर एम्प्लॉयज हमारे पास एक्सेस हैं, ज्यादा हैं, तो फिर हमें छोटे एम्प्लॉयज को भेजना पड़ेगा, तो उसके लिए फिर जो है वो अनपेड लीव्स या जो बाकी अप्रोच पे बात हुई है वो सूटेबल रहेंगी ज्यादा। बिल्कुल सही। ये आकाश ने बिल्कुल कहा। देखो हम डिफरेंट फार्मूलाज या कह लो डिफरेंट स्ट्रेटजीज को डिस्कस कर रहे हैं। लाजमी नहीं है कि ये हर स्ट्रेटजी हर सिचुएशन में फिट हो जाए। हम सिर्फ इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि दीज शुड बी इनकॉर्पोरेटेड एज पर द गिवन सर्कमस्टांसेस। जो भी पर्टिकुलर सिचुएशन है उसके मुताबिक रिस्पॉन्ड करो। ठीक है, ये आकाश का वैलिड पॉइंट है कि ऐसा ना हो कि आप सबको ही अर्ली रिटायरमेंट ऑफर किए बैठे हो, लेकिन फिर नीचे वालों का क्या होगा? उनके तो पेंशन क्या पता अभी एलिजिबल भी ना हो, या इवन एलिजिबल हो तो बड़ी कम अमाउंट बनती है, उनको फायदा ही ना पहुंचे उससे। ठीक है, तो ये चीजें बिल्कुल सोचने वाली हैं। जी कासिम। सर ये चीज़ भी जो है ना वो क्लियर होनी चाहिए कि जो हम हैंडशेक गोल्डन हैंडशेक वगैरह दे रहे हैं या वो चीज़ दे रहे हैं, तो कॉस्ट के मामले में कि एक बंदे की सिर्फ सैलरी उसमें इन्वॉल्व नहीं होती। असल में तो सैलरी के साथ जो है ना कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं। ऐसे ही, बिल्कुल अगर ऐसे ही। हम एक बंदे को जो है ना रखेंगे तो ठीक है, हम सैलरी तो अगर उनको 3 मंथ्स की एडवांस दे दें तो उसमें हमें फ़ायदा जो है ना वो ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि जो है ना अगर उनको हम रखेंगे या दूसरी करेंगे तो एक तो हम सैलरी पे करेंगे, साथ में उनके साथ जो अदर बेनिफिट्स होती हैं वो भी हम अवेलेबल उनको जो है प्रोवाइड करेंगे। मतलब कि अगर मेडिकल का कुछ है तो उसकी जो है ना मेडिकल अगर खुदा ना खासा उनकी कोई बीमारी उस दौरान में आ जाए या इस तरह की कोई चीज़ हो तो उस पर फिर हमने जो है ना बियर करना है। ठीक है, तो इस तरह या दूसरी जो चीज़ें हैं बेनिफिट उस सैलरी के साथ होती हैं जो कि वो करंट मंथली नहीं लेते लेकिन अपॉन इंसिडेंट लेते हैं। ठीक है, तो वो अगर हम उसको रिटेन तब तक जो है ना रखेंगे या अनपेड लीव पे रखेंगे तो वो भी साथ में जो है ना हमने तो वो भी करनी होती है। तो ये इशू एक है कि जो है ना सिर्फ सैलरी पे हमारा जो है ना उस पर फोकस नहीं होता, क्योंकि जो है ना अगर किसी को निकाला जाता है या किसी को जो है ना वो सैलरी गोल्डन हैंडशेक वगैरह दिया जाता है तो उसमें सैलरी के अलावा जो है दूसरी चीज़ें भी नज़र रखनी पड़ती है। बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल सही कहा कासिम ने कि वो जो बाकी मराहत हैं उसकी प्रोविडेंट फंड, पेंशन, ग्रेजुइटी, मेडिकल या कोई उसकी जो भी चीजें उसकी आफ्टर रिटायरमेंट उसको इंटाइटल हैं, उनको भी टेक इनटू अकाउंट करना पड़ता है। बिल्कुल सही। अच्छा, इस पे बस एक लास्ट कमेंट करके फिर हम शॉर्टेज की तरफ चले जाते हैं कि सम टाइम आप हायरिंग फ्रीज भी कर देते हो। हायरिंग फ्रीज का कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे सेमेस्टर फ्रीज होता है ना, कि आप वो सेमेस्टर नहीं पढ़ते, आप वहाँ मतलब स्टडी नहीं करते, स्टॉप कर देते हो। तो अगर आपको मजीद इवन जरूरत भी है, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि शायद किसी डिपार्टमेंट में बहुत ही ज्यादा नीड हो, वहां बंदा चाहिए, तो आप लेकिन स्टिल क्या करते हो, उसको हायरिंग फ्रीज कर देते हो। ठीक है, और कमी पेशी फिर किसी और ही ब्रांच से करते हो, क्योंकि आपके पास मजीद गुंजाइश नहीं है एक नए बंदे को सैलरी देने की। आप उसी को कहीं से एडजस्ट करोगे। जैसे कासिम ने पहले एक बड़ा वैल्यूएबल कमेंट किया कि आप किसी और ब्रांच का बंदा वहां भेज सकते हो, किसी और डिपार्टमेंट का भेज सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी सैलरी तो आप उसको दे रहे हो, लेकिन अगर उसकी आपको वहां पे जरूरत नहीं है और कहीं और ज्यादा जरूरत है तो आप उसको ट्रांसफर कर देते हो, पोस्ट कर देते हो, ताकि काम भी चलता रहे और नया बंदा ना हायर करना पड़े, क्योंकि नए बंदे की हायरिंग कॉस्ट, ट्रेनिंग कॉस्ट, सैलरी, वो सारी चीजें आपको बेयर करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये हमने कुछ स्ट्रेटजीज डिस्कस कर ली सरप्लस के केस में। नाउ कमिंग टुवर्ड्स कि आपकी कंपनी में मिसाल के तौर पे शॉर्टेज है। ठीक है, वही बात है कि आप अगेन एचआर मैनेजर हो, हेड कर रहे हो, डायरेक्टर एचआर हो, तो आप क्या करोगे? अब कमी है हमारे पास, तो कैसे कमी को पूरा करेंगे हम?
सर पहले तो हम सर्वे करेंगे अपनी कंपनी में कि किसी डिपार्टमेंट में, अगर जिस तरह अभी कासिम स्विच हुआ है फाइनेंस से एचआर में, हाँ तो हाँ पहले तो हम ये देखेंगे कि अगर तो हमारे पास किसी डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज ज्यादा हैं तो हम उससे स्विच करके तो वो कमी पहले पूरी करके फिर आखिर में देखेंगे कि जो हमें बाहर से अगर हायर करना पड़ता है टैलेंट, तो फिर हम उसके बाद उसके ऊपर जो स्ट्रेटजीज शाबाश, बनाएंगे वेरी बनाएंगे। गुड, वेरी गुड आकाश, बिल्कुल सही। पहले हम ये देखेंगे कि अगर ऑलरेडी वो कंपनी के अंदर से ही कहीं से कमी पूरी हो रही है तो हम क्यों मतलब एड्स लगाएं और इनके पैसे खर्च करें, ठीक है। तो हम क्यों ना ऑलरेडी एक जो बंदा है जो हमारे साथ काम करे उसको प्लेस करके थोड़ा बहुत ट्रेन करके वहां भेज दें। सही, और क्या ऑप्शन हो सकता है? सर इसके अलावा जॉब सर जॉब इनलार्जमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलो, मुझे सेम। मुझे अच्छा लगा। ये कोई और भी कह रहा था जॉब इनलार्जमेंट? जी सर मैं कह रहा था। अच्छा चले, अच्छा है ये। मुझे खुशी इस बात की है कि आज ही हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा और आपको याद है और आपने एक नई चीज पे उसको इम्प्लीमेंट भी किया है। ये चीज अच्छी है। देखो ये चीज है कि अंडरस्टैंडिंग हो रही है। मुझे नहीं है कि आप मुझे डेफिनेशन सुनाओ या कुछ सुनाओ, दिस इज द प्रैक्टिकल साइड जो मैं चाह रहा हूँ आप में, ठीक है। तो बिल्कुल सही, जॉब इनलार्जमेंट कर सकते हैं कि हम थोड़ा सा वर्कलोड बढ़ा सकते हैं, सब पे थोड़ा बहुत शेयरिंग कर दें, ठीक है। और अगर हम नहीं कंपनसेट कर पा रहे, हालात खराब हैं, तो एटलीस्ट इतना तो ओसीबी में ये भी तो फर्ज बन ही जाता है हमारा कि हम जिस कंपनी ने हमें इतना कुछ दिया है कंपनसेशन के टर्म्स में ये वो, तो यार 2 स्टेप आगे ही चले जाएं तो क्या है, या 1 स्टेप आगे चले जाएं, ठीक है। तो ये भी ओसीबी ही है। ऐसा नहीं होता समटाइम। एक चीज बताऊं, रिफा में हमने क्या किया, हमने ये इनफैक्ट सजेशन भी दी थी टॉप मैनेजमेंट को कि जैसे बच्चों की फीस का थोड़े से मामला थे कि वो एक्सपेंसिव है और ये सारा कुछ है ना, तो हम फैकल्टी ने खुद वॉलंटरी बेसिस पे ये कहा था कि आप चाहे हमारी सैलरीज में से डिडक्ट कर लो, लेकिन बच्चों को अगर फीस पे लोड चाहे ना डालो, हम वी आर विलिंग टू कंट्रीब्यूट इन दैट। अब इसकी ओसीबी की इससे बेस्ट एग्जांपल क्या हो, मैं एक बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम बहुत अच्छे हैं जो भी है। द थिंग इज कि रिफा ने हमारे साथ बहुत तावन किया हुआ है हर स्टेप में, तो हमें भी जब इसको जरूरत पड़ेगी तो हमें उसमें फैसिलिटेट करना चाहिए, ठीक है। और इवन हम में से बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि हम फ्री पढ़ाने को भी तैयार हैं फॉर द टाइम बिंग, जब तक हालात ठीक नहीं होते। दिस इज ओसीबी, दिस इज जॉब इनलार्जमेंट इवन, ठीक है। हम एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं ना, ठीक है। तो ये चीजें भी आपको वक्त आने पे करनी पड़ जाती हैं, ठीक है, और करना चाहिए आपको। ये नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन का वेट करना पड़े वो आप पे इम्पोज करे, बल्कि आप वॉलंटियर बेसिस पे खुद सामने आओ कि हाँ वी स्टैंड विद यू, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही सना का वैलिड पॉइंट। और क्या हो सकता है इसमें? सर ये जॉब एनलार्जमेंट को मैं मजीद ऐड करूंगा कि अगर जो बंदा जॉब कर रहा है उसको हम थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे के उसकी पे को थोड़ा सा बढ़ा दें, बजाय कि एक बंदा दूसरा हायर करें जिसको 25-30 हज़ार रुपया देना पड़े हमें। तो हम जो बंदा हम काम कर रहा है हमारे पास, उसकी सैलरी में हम 5 से 6 हज़ार का इंक्रीमेंट करके उससे मजीद थोड़ा सा काम करा लें, तो हम जो एक्सीलेंट, 25 हज़ार दे रहे हैं वहाँ पे अपना 20,000 सेव कर सकते हैं। एक्सीलेंट। ये सना फरहान का पॉइंट ऐड कर लो। सना और कासिम कह रहे होंगे हमारे पॉइंट्स नहीं आ रहे, हम बाकियों के ही लिखते जा रहे हैं। आएंगे आएंगे इंशाल्लाह। आप ऑलरेडी बहुत अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो मैं इसलिए आपको एक्सीलेंट वगैरह नहीं दे रहा, लेकिन फरहान का बड़ा वैलिड कमेंट। और दूसरी एक चीज ध्यान में रखिएगा, लाजमी नहीं है कि आपसे बोनस पर रिलाई करो, आपकी क्लास पार्टिसिपेशन की भी मार्क्स हैं। जो बोल रहा है ऑब्वियसली उसको क्लास पार्टिसिपेशन के हेड में से भी नंबर मिलने हैं। ये जो मैं कर रहा हूँ ना, ये तो ऑब्वियसली आपको एक एडिशनल, वही कह लो जॉब इनलार्जमेंट ही सही, ठीक है, लेकिन ये एडिशनल आपको उसमें से होगा, ठीक है, आउट ऑफ 100, क्योंकि ये आपकी उस पे वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन पे है। तो जैसे फरहान ने कहा बिल्कुल सही कि आप बजाय एक रेगुलर पोस्ट को अनाउंस करने के, ऑलरेडी एक बंदा अगर कोई डेजिग्नेशन पे बैठा हुआ है, आप उसको 2 ऑप्शंस हैं। एक, या तो उसको कर लो कि उसको एक एक्स्ट्रा अलाउंस देने लग जाओ उस काम का, ठीक है। जैसे मैं मिसाल दूं, मैं यहाँ पे रिफा में लेक्चरर भी हूँ और मैं पीएचडी फोकल पर्सन भी हूँ, यानी कि पीएचडी की जितनी भी कोऑर्डिनेशन है वो मैं कर रहा हूँ। तो अब ये ऐसा भी तो कर सकते थे ना, पीएचडी रिसर्च कोऑर्डिनेटर या फोकल पर्सन एक अलग से हायर कर लेते। लेकिन अगर अलग से हायर करते तो ऑब्वियसली उसको अलग से तनख्वाह देनी पड़ती, ठीक है, अलग से वर्क स्टेशन देना पड़ता, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने मुझे उसका एक एक्स्ट्रा अलाउंस दे दिया। और बहुत सारे इदारों में ऐसा होता है कि एक बंदा मल्टीपल डेजिग्नेशंस पे फाइज होता है, ठीक है। वो इसीलिए होता है ताकि वो आप क्या करते हो, अपनी कॉस्ट भी बचा लेते हो, और समहाउ आपको ट्रस्ट भी होता है कि ये बंदा मोर देन वन जॉब परफॉर्म कर सकता है और वो ठीक कर रहा है, तो ऑब्वियसली आप उसको नवाजते हो, ठीक है। तो ये भी एक बड़ा वैलिड ऑप्शन है। हमारे पास कोई 1.5 मिनट है। टाइम क्या हो रहा है? 2:10 हो रहे हैं। मेरे ख्याल में हम एक 10 मिनट का ना, सिर्फ 10 एक मिनट का
5 मिनट के बाद एक 10 मिनट का एक और सेशन कर लेते हैं, ठीक है। उससे ये होगा कि हम ये जो शॉर्टेज वाला है ना, इसको बस कंक्लूड कर लेंगे, हम नए टॉपिक की तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है। ओके सर। तो यस हम सर, ओके। 5 मिनट तक नया ज्वाइन करते हैं सेशन फॉर द 10 मिनट्स ओनली, कंक्लूड करने के लिए। ओके सर। सलमान को छुट्टी चाहिए। सर वैसे एक बात करूंगा सर। जी जी बोलें। सर 5 मिनट की जो ब्रेक देते हैं उसमें फिर ये है कि इधर उधर हो जाते हैं, तो आप बिल्कुल साथ ही बिल्कुल भाई इधर से लीव करके और साथ ही मीटिंग शुरू कर दें, वो ज्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि हम सारे इधर ही बैठे होते हैं, तो इधर से ही फिर हम हाँ ये भी ठीक है सर। वो वैसे मैं सिर्फ इसलिए करता हूँ ना, क्योंकि लास्ट टाइम जो मैंने सेशंस किए ना, उसमें वो अक्सर बच्चों का आता था कि सर 40 मिनट सेशन सुनने के बाद कोई 2 मिनट तो सांस लेने दिया करें, तो मैं सिर्फ उसलिए करता हूँ, मुझे मतलब इसमें पर्सनल वो नहीं है। नहीं सर, ये बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होता है। आप और आशिक साहब दोनों ही बहुत इंटरेस्टिंग टीचर मिले हैं हमें। और हम असल में ऊपर से फिर इस तरह है कि हम जो पिछले हमारे 4 टीचर गुजरे हैं, तो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर था, तो हाँ उन्होंने हाँ हमें थोड़ा सा शुरू के दिनों में थोड़ा सा छिक के रखा है।